नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्ग 6 में चल रहे हैं और आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक मल्हार से एक पाठ को देखेंगे। लेकिन बच्चों, उसके पहले आप ये बताइए कि हमारे देश में कितने प्रकार के मौसम हैं? हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। जाड़ा, गर्मी, बरसात, बसंत, है ना? तो उन्हीं में से एक मौसम बरसात, जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। बच्चों, बरसात के बारे में तो आपने बहुत कुछ सुना है, देखा भी है बारिश होते हुए, और कभी-कभी आपने बारिश के बारे में, बरसात के बारे में कई कहानियाँ पढ़ी हैं। बारिश में कभी-कभी बहुत सारी परेशानियाँ भी आ जाती हैं। लेकिन बहुत गर्मी हो और उसके बाद जब बारिश की पहली बूंद धरती पे गिरती है, या हम कहीं जा रहे होते हैं तो हमारे चेहरे पे गिरती हो या हमारे होठों पे गिरती है, तो वो एक पहली बूंद का एहसास जो होता है, वो जो खुशी होती है, वो कैसी होती है बच्चों? क्या आपने महसूस किया है? क्या आपने कभी उस बूंद को महसूस किया है कि वो पहली बूंद कितनी सारी खुशियाँ लाती है? एक किसान जब अपने खेतों में होता है और जब बारिश की पहली बूंद उसके ऊपर गिरती है, तो वो कितना खुश हो जाता है, कितना प्रफुल्लित, कितनी आशाओं से भर जाता है कि अब बारिश आ गया और हमारे खेत जो है अब बहुत ही अच्छी फसल देगी और हमारे खेत पानी से तृप्त हो जाएंगे, ये धरती पानी से तृप्त हो जाएगी। तो ये जो पहली बूंद होती है बच्चों, ये कविता के रूप में आपके इस पाठ्यपुस्तक में पाठ 3 में दर्शाई गई है, दिखाई गई है। आज हम लोग इसी पाठ को देखेंगे, पहली बूंद के बारे में, और वो भी कविता के रूप में। यूँ तो बरसात के ऊपर, बारिश के ऊपर बहुत सारी कविताएं लिखी गई हैं, लेकिन ये जो पहली बूंद है, इसके बारे में आज आप पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये कौन कौन से एहसास, कौन कौन सी खुशियाँ देती है और कैसे कैसे रंग बदलती है, लोगों के मन में कैसे कैसे ख्याल लाती है, और लोग या ये जो कवि हैं, ये कितने आशान्वित हो गए हैं और प्रफुल्लित हो रहे हैं इस पहली बूंद को महसूस करके, देख करके, अनुभव करके। चलिए बच्चों, पाठ की तरफ चलते हैं और हम अपने इस कविता को शुरू करते हैं, पाठ को देखते हैं। बच्चों, पाठ में जो ये कविता है, यहाँ शुरू होती है पावस के प्रथम दिवस। पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नवजीवन की ले अंगड़ाई। बच्चों, ये बताइए पावस का अर्थ क्या होता है? पावस यही तो है, बारिश का मौसम। बरसात को ही पावस कहा जाता है। तो बरसात के पहले दिन जब पहली बूंद धरती पर आती है, तो क्या महसूस होता है? हाँ, देखिए, पावस का पहला दिवस, पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नवजीवन की ले अंगड़ाई। अंकुर क्या होता है बच्चों? अंकुर वो होता है, बीज को जब हम धरती में डालते हैं, मिट्टी में डालते हैं, और जब वो फूटता है, बीज डालने के बाद हम पानी डालते हैं। आपने देखा होगा कि आप जब कोई चना को पानी में फुलाते हैं, तो वो क्या होता है? पहले तो वो फूल जाता है, उसके बाद उसमें से एक सफ़ेद रंग की छोटी सी, उसके ऊपर एक कली सी निकलती है, और वो क्या होता है बच्चों? वही है अंकुर। यानी कि उसी से एक पूरा पेड़ पौधा बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो वो जो बीज फटता है और उसमें से अंकुर निकलता है, वही है अंकुर। तो जब बारिश की पहली बूंद धरती पर गिरती है, तो कई जगहों पर वो बीजों के लिए अंकुरन का
शुरुआत हो जाता है, वो अंकुरित करने का काम करती है, क्योंकि धरती में जो बीज होते हैं वो सो रहे होते हैं और जैसे ही बूंद पड़ती है वो क्या होते हैं, अंकुरन होना शुरू हो जाते हैं। तो देखिए, कवि कहते हैं कि गर्मी के बाद जब बारिश की पहली बूंद धरती पर गिरती है तो ऐसा लगता है मानो धरती ने नया जीवन पा लिया हो। बारिश की बूंद धरती की प्यास बुझाती है और उसे हरा भरा कर देती है। जब वर्षा ऋतु में पहली बार बारिश की बूंद धरती पर गिरती है तो वह धरती की प्यास तो बुझाती ही है, साथ ही नया जीवन देती है। किसको? उन पौधों को, उन बीजों को। कविता में यह भी बताया गया है कि कैसे धरती की सूखी प्यासी धरती पर बूंद पड़ते ही बीज अंकुरित होकर फूट पड़ते हैं और चारों ओर हरियाली छा जाती है। बच्चों, आप इस कविता के भावार्थ को अच्छे से समझिए और अपनी पुस्तिका में लिखिए, है ना? तो जब आप इसे अच्छे से समझेंगे और जब इस कविता को आप याद करते जाएंगे तो बड़ा ही मज़ा आएगा। चलिए अगली पंक्तियों की तरफ चलते हैं। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुलकी मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। धरती के सूखे अधरों पर, धरती को अधरों से अधरों की तरह बताया गया है। अधर का अर्थ क्या होता है बच्चों? अधर का अर्थ होता है होठ, यानी कि हमारे जो होठ हैं इन्हें हम अधर भी कहते हैं। वसुंधरा की रोमावली सी, वसुंधरा कौन है बच्चों? क्या है वसुंधरा का अर्थ? वसुंधरा का अर्थ है हमारी धरती, है ना? पृथ्वी, धरती को हम लोग वसुंधरा कहते हैं। और रोमावली क्या होता है बच्चों? आपके शरीर पर ये जो रोम यानी कि रोएं होते हैं, आपने देखा है हमारे शरीर पे छोटे छोटे बाल होते हैं, रोएं। तो रोमावली का अर्थ भी यही होता है। जैसे कि हमारे शरीर पे ये रोम होते हैं, बाल होते हैं छोटे छोटे, उसी तरह से जब धरती की रोमावली का अर्थ है कि धरती पे जितने भी हरे भरे घास होते हैं वो भी पुलकित हो जाते हैं। आप जैसे ही कुछ खुशी की खबर सुनते हैं या बारिश की बूंदें जब आपके शरीर पे पड़ने लगती हैं तो क्या होता है, ये रोम छिद्र, ये रोम जो होते हैं, ये जो छोटे छोटे बाल होते हैं, ये बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाते हैं, यानी कि ये महसूस कराते हैं, है ना? ये इन रोम का क्या काम है बच्चों? कि हमें स्पर्श महसूस कराना। उसी तरह से वसुंधरा की रोमावलियाँ कहने का अर्थ है वसुंधरा पे जो हरे भरे दूब, हरे भरे घास होते हैं वो पुलकित यानी खुशी से लगता है कि जैसे झूम रहे हैं। तो चलिए इसके भावार्थ को भी देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि सूखी और प्यासी धरती के होठों पर यह पहली बूंद अमृत के जैसी गिरी, इससे बेजान धरती को नया जीवन मिल गया। हरी दूब जो वसुंधरा के रोमों की तरह है, वही शरीर पे छोटे छोटे जो बाल हैं उनकी तरह प्रतीत होती है, वह भी पुलकित होकर मुस्काने लगती है। यह वर्षा की पहली बूंद सिर्फ पानी नहीं बल्कि धरती के लिए जीवन, आशा और उल्लास लेकर आई है। बच्चों, ये जो पानी की बूंद है ना, बरसात की जो बूंद है, ये सिर्फ पानी की बूंद नहीं है, बहुत सारी उम्मीदें, आशाएं और बहुत सारी खुशियां लेकर आती हैं। चलिए कविता की अगली पंक्ति की तरफ चलते हैं। बच्चों, आसमान में उड़ता सागर, क्या सागर आसमान में उड़ सकता है? नहीं, ये कल्पना की गई है। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर का अर्थ तो दो होता है, पर मतलब लेकिन भी, और पर का मतलब यहाँ पंख से है ना? तो आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं, बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। आसमान में उड़ता सागर कैसा लग रहा है बच्चों?
जब ये बादल आता है और काले बादल जब हमारे पूरे आसमान में छा जाता है और जब बारिश होने लगती है, चारों तरफ सभी जगह बारिश होने लगती है, तो ऐसा लगता है कि सागर अपने पंख लगा के आसमान में चला गया है। देखा है ना आपने चिड़ियों के पर, है ना? तो सागर के पंख लग गए और पूरा सागर, पूरा समुद्र आसमान में चला गया। जब बारिश होने लगती है, सभी जगह एक जैसी बारिश, पानी बरसने लगता है। तो ये कल्पना की गई है कि ऐसा लग रहा है कि सागर के पंख लग गए हैं और बूंदें जो हैं वो नगाड़े बजा रही हैं। कभी आपने टिप 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 की आवाज़ सुनी है कि अगर कोई छत पर हो, उस पे बारिश की जब बूंदें पड़ने लगती हैं, टप 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 टिप 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 टिप, और कभी जब तेज हो जाती है, कभी कम हो जाती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई नगाड़ा बजा रहा हो, यानी कि बहुत ही तीखी आवाज़, तेज आवाज़, कभी धीमी आवाज़। तो ये आवाज़ नगाड़े की तरह प्रतीत हो रही है और ये तरुणाई को जगा रहा है। तरुणाई क्या होता है बच्चों? ये होता है यौवन, यानी कि जब युवावस्था में जब होते हैं हम लोग, तो क्या होता है, सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं। आपने सुना है ना कि हर मनुष्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। तो सबसे ज़्यादा ताकतवर मनुष्य किस समय होता है बच्चों? वो युवावस्था में, क्योंकि जब बचपना होता है तो थोड़ा सा अनुभव कम होता है, थोड़ा कमज़ोर होता है शारीरिक रूप से, और जब यौवन अवस्था में होता है, युवावस्था में होता है, तो वो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि फिर जब वो बूढ़ा होता है फिर वो कमज़ोर होने लगता है। तो ऐसा लग रहा है कि ये तरुणाई यानी कि युवावस्था को जगा रही हो, है ना? तो चलिए अब हम लोग भावार्थ को देखते हैं और अपने पुस्तिका में लिखते भी हैं। आसमान में उड़ते बादल और चमकती हुई बिजलियां मानो सोने के पंखों से युक्त सागर की भांति प्रतीत हो रही हैं। बादलों की गर्जना किसी नगाड़े के समान लग रही है। गर्जना और बूंदें, है ना बच्चों, ये दोनों ही आवाज़ करती हैं, जो धरती की सोई हुई यौवनता को जगाने का प्रयास कर रही है। यह दृश्य एक उत्सव की तरह लगता है, जिसमें ऐसा लगता है कि पूरी प्रकृति खुद नाच रही हो। मज़ा आया? कैसा फील हो रहा है बच्चों, कैसा महसूस हो रहा है आपको? एक कविता जो एक बहुत सारे अनुभव, बहुत सारे दृश्यों को सृजित कर रही है ना? क्या क्या दृश्य हो रहे हैं? आसमान मानो पंख लगा लिया हो, बादल, बिजली, गड़गड़ाहट, पानी की बूंदें, सब एक दूसरे के साथ ताल से ताल मिलाकर, लय मिलाकर जैसे नाच रही हों। चलिए कविता की अगली पंक्ति को देखते हैं। नीले नैनो साया अंबर, अंबर का अर्थ क्या है बच्चों? आसमान। नीले नैनो, आँखों की तरह, है ना? नीले नैनो साया अंबर, काली पुतली से ये जलधर। जलधर का अर्थ क्या होता है बच्चों? वही काले बादल जो पानी से भरे हुए। काली पुतली से ये जलधर करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। बताइए बच्चों, काली पुतली क्या है और करुणा विगलित क्या है? देखिए, काली पुतली, ये जो हमारी आँखें हैं और हमारे जो पलक के आगे ये जो बाल हैं, ये क्या हैं? पुतलियाँ। तो काली, नैन, नैन और पुतली दोनों मिलकर, और करुणा विगलित। करुणा विगलित क्या होता है बच्चों? दया से भरा हुआ। जैसे हम किसी को दुख में देखते हैं तो हम भी दुखी हो जाते हैं ना? हाँ, आप किसी को रोते देखते हैं तो कभी कभी आप भी रोने लगते हैं। इसी तरह से जब हम किसी को दुख में देखते हैं तो हम खुद भी दुख से भर जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं, यानी कि आँखों से आंसू बहने लगते हैं। तो ये जो जलधर है, जलधर कौन? आसमान में ये काले बादल, जल को धरने वाला, यानी कि जल को रोक कर रखने वाला, इसे हम जलधर भी कहते हैं। तो ये जो काले बादल हैं जो पानी से भरे हुए हैं, ये हैं जलधर। तो जैसे ही
हम दुख से द्रवित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो हमारी आँखों में आंसू भर जाते हैं और वो अपने आप ही बहने लगते हैं। इसी तरह से ये जलधर ऐसा लग रहा है कि ये द्रवित होकर किसी के दुख को देखकर द्रवित होकर, भावुक होकर अपने आँखों से आंसुओं को बहा रहा है। तो ये जो है, ये उपमा दी गई है, ये दर्शाया गया है कविता में। यही तो है कवि और कविता की कल्पना कि बादलों को, ये जो बादलों के जो जलधर हैं उनको नैनों से उपमा दी गई है, काली पुतलियों से, और आंसुओं को उपमा दी गई है बारिश से। तो बच्चों देखिए, अब इसके भावार्थ को लिखिए। गहरे नीले आकाश को नीले नैनों के समान और काले बादलों को उसकी काली पुतलियों के समान देखा जा सकता है। ऐसा लगता है जैसे बादल धरती के दुखों से दुखी होकर करुणा से भारी वर्षा के रूप में आंसू बहा रहे हैं। इससे धरती की लंबे समय की प्यास बुझ जाती है और उसमें फिर से हरियाली की लालसा जाग उठती है। इसी प्रकार पहली बूंद केवल वर्षा या वर्षा ऋतु की शुरुआत का वर्णन नहीं है, बल्कि यह धरती के लिए नवजीवन, सौंदर्य और उल्लास का प्रतीक है, जो पूरी प्रकृति को एक नई चेतना से भर देता है। नवजीवन, नया जीवन, सौंदर्य का मतलब खूबसूरती है ना बच्चों। इसको समझते भी जाइए और लिखते भी जाइए। चलिए हम कविता की अगली पंक्ति को देखते हैं। बूढ़ी धरती सस्य श्यामला, बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। बूढ़ी धरती क्यों कहा गया बच्चों? कि जब बारिश नहीं होती है, जब चारों तरफ सूखा हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि धरती बूढ़ी हो गई है। धरती कभी भी बूढ़ी नहीं होती, लेकिन ऐसा लग रहा है। तो सस्य श्यामला, इस शब्द का क्या अर्थ है बच्चों? सस्य का अर्थ होता है बच्चों फसल, और श्यामला का अर्थ होता है हरा भरा, या कहीं कहीं श्याम कृष्ण से के रूप से भी इसकी उपमा दी गई है कि श्याम का अर्थ सांवला भी होता है। तो सस्य श्यामला जब हम यहाँ धरती के लिए उपयोग कर रहे हैं, उपमा दे रहे हैं, तो यहाँ है फसलों से हरी भरी धरती। फिर से ये धरती पहली बूंदों के साथ सस्य श्यामला होने की उम्मीद लगा कर बैठी है, यानी कि इसे फिर से सस्य श्यामला होना है, यानी हरियाली से भरना है और हरियाली से, फसलों से भर करके अपने इस सुंदर रूप को दिखाना है। तो बूढ़ी धरती फिर से सस्य श्यामला होने के लिए बारिश की बूंदों का इंतजार कर रही है और बारिश की बूंदें आने पर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही है। देखिए इसके भावार्थ को। यह पहली बूंद धरती के बुढ़ापे को खत्म करके उसे फिर से फसलों से भर देने की लालसा से भर देती है। इस प्रकार यह पहली बूंद केवल जल नहीं, बल्कि धरती के लिए नवजीवन है। बच्चों ये जो कविता है कितनी सुंदर है, और पहली बारिश की जो बूंद है उसके बारे में इतनी सुंदर रचना की गई है। कैसा लगा बच्चों? पढ़कर अच्छा लगा? क्या बारिश की बूंदों को आपने महसूस किया? मुझे उम्मीद है कि आप भी जब बारिश में भीगे होंगे उन दिनों को याद किए होंगे, और अभी आपको वही सारे दिन याद आ गए होंगे, है ना? तो ये कविता जो है बच्चों, ये हमें उस आभास को फिर से नया कर देती है। और जब हम कविता पढ़ते हैं तो हमें क्या महसूस होता है बच्चों? एक लय, एक ताल और एक दृश्य जो सामने, हमारे आँखों के सामने घटित होते महसूस होते हैं। बच्चों इस कविता को जिन्होंने लिखा है, चलिए अब उनके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि इतनी सुंदर कविता किसने लिखी है। तो चलिए देखिए, धरती के सूखे अधरों पर पहली बूंद के गिरने का
अद्भुत दृश्य रचने वाले बाल साहित्यकार गोपाल कृष्ण कौल जी हैं और इनका जन्म 1923 में हुआ था और ये 2007 में दिवंगत हुए थे। इन्होंने बच्चों के लिए देश प्रेम, प्रकृति और जीव जंतुओं से जुड़ी बहुत सी मनोरम कविताएं लिखी हैं। मतलब बहुत ही सुंदर सुंदर कविताएं लिखी हैं। अपनी एक अन्य कविता हम कुछ सीखे में वे कहते हैं, देश हमें देता सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। आप कभी इस कविता को भी पढ़कर देखिएगा, कितनी सुंदर कविता है। बच्चों, गोपाल कृष्ण कौल जी ने इतनी सुंदर कविता की रचना की है और ये कविता बहुत ही आसान है और बहुत ही कम लाइनों में लिखी हुई है। 4-4 लाइन करके आप इसको याद कीजिए और इसके शब्दों को भी, भावार्थ को भी समझने का प्रयास कीजिए और उसे अपनी पुस्तिका में ज़रूर लिखिए। बच्चों, अब आपके पाठ्यपुस्तक में कुछ अभ्यास कार्य भी दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं अभ्यास कार्य? कि आपने जो पढ़ा है वो आप भूल तो नहीं गए और आपने क्या क्या समझा, इसके बारे में जानने के लिए अभ्यास कार्य करना भी तो ज़रूरी है। चलिए अब हम लोग अभ्यास कार्य की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो हमें सुलझाने हैं। बच्चों, बहुत ही आसान है। देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए और अब अपने मित्रों के साथ चर्चा भी आपको करना है कि आखिर आपने ये उत्तर क्यों चुने हैं। तो देखिए, कविता में नवजीवन की ले अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये किसके लिए कहा गया है बच्चों कि नवजीवन की ले अंगड़ाई? क्या बादल के लिए कहा गया है कि बूंद के लिए कहा गया है, या अंकुर के लिए, या पावस के लिए? बताइए बताइए। आपको कविता अगर समझ में आ गई है तो आप ज़रूर बता पाएंगे। सोचिए सोचिए और उसके बाद हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि आपने जो सोचा है या आपने जो लिखा है क्या वो सही है। तो चलिए अब इसके उत्तर को देखते हैं। अंकुर, हाँ बच्चों, ये पंक्तियाँ अंकुर के लिए कही गई हैं कि अंकुर फूट पड़ा धरती से, नवजीवन की ले अंगड़ाई। यह पंक्ति स्पष्ट रूप से अंकुर के बारे में बात करती है ना। तो आप चर्चा भी कर चुके कि किसके बारे में कहा गया, क्योंकि आपने देखा कि जब बूंदें पड़ती हैं तो नवजीवन किसका हो रहा है? अंकुर का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। नीले नैनो सायह अंबर, काली पुतली से ये जलधर। तो नीले नैनो आँखों को अंबर से उपमा दी गई है और काली पुतली से ये जलधर, काले जो बादल हैं उन्हें पुतलियों से संज्ञा दी गई है, यानी कि पुतलियों की तरह बताया गया है। तो काली पुतली है कौन सी बताइए? बारिश की बूंदें, नगाड़ा, वृद्ध धरती कि बादल? हाँ, जलधर का अर्थ आपको पता है, तो आप इसका उत्तर भी ढूंढ ही चुके हैं। चलिए इसके उत्तर को भी देख लेते हैं। बच्चों, इसका अर्थ है बादल। तो काली पुतली से ये जलधर, यहाँ जलधर का अर्थ बादल बताया गया है, जो काली आँखों की पुतली के समान दिखते हैं, है ना बच्चों। तो आप बादल लिखिए और इसके बारे में और भी बातें, जानकारी प्राप्त कीजिए। चलिए अगले अभ्यास के प्रश्न की तरफ चलते हैं। कविता की कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं। इन पंक्तियों से में कुछ शब्द रेखांकित हैं, यानी कि देखिए आप अंडरलाइन किया गया है, यानी कि नीचे एक रेखा खींची गई है। दाहिनी ओर रेखांकित शब्दों के भावार्थ दिए गए हैं, उनसे आपको मिलाना है। तो बच्चों, आसमान में उड़ता सागर, उड़ता सागर के भावार्थ क्या होंगे? लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, पर का मतलब पंख। उड़ता सागर का भावार्थ जो है उससे आपको इसका मिलान करना है। बजा नगाड़े जगा रहे,
बादल धरती की तरुणाई। ये किसके बारे में कहा गया है बच्चों? और इसका बजा नगाड़े जो हैं वो किससे इसकी उपमा दी गई है, ये भी बताइए। नीले नैनो सायह अंबर, काली पुतली से ये जलधर। तो नीले नयन बताइए किसको कहा गया है? चलिए आगे देखिए। वसुंधरा की रोमावली सी, वसुंधरा की रोमावली सी, हरी दूब पुलकी मुस्काई। किसको कहा गया है बच्चों रोमावली? वसुंधरा की रोमावली। जैसे हमारे अपने शरीर पे रोम होते हैं, तो वसुंधरा पर कौन से हैं? याद आया? हाँ, तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने सब सही ही उत्तर चुना होगा, और हम लोग अब देख भी लेते हैं कि उसका सही उत्तर क्या है। पहला है आसमान में उड़ता सागर। किससे बताया गया है बच्चों? लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर बादल, है ना। और दूसरा है बजा नगाड़े जगा रहे। जब मेघ गर्जन करता है तो कौन कैसा लगता है? जैसे नगाड़े बज रहे हों। नीले नैनों का साया अंबर, ये है आकाश। आकाश में जो बादल हैं, जो जलधर हैं, उनसे इसकी तुलना की गई है। वसुंधरा की रोमावली सी, हरी दूब पुलकी मुस्काई। हरी दूब कौन है बच्चों? ये वसुंधरा की रोमावली, यानी कि ऐसा लग रहा है कि पूरी धरती पर रोम जो हैं वो वसुंधरा के वो हरी दूब हैं, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया है? तो जब आप कक्षा में रहेंगे बच्चों, तो अपने विचार कक्षा में अपने समूह के साथ साझा भी करेंगे, लेकिन अभी आप अपनी लेखन पुस्तिका में इसको लिखिए। आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं, बादल धरती की तरुणाई। बच्चों, आप कितना समझ पाएँ इस कविता को, इसके लिए आपको ये लिखना ज़रूरी है। तो ये जो 2 पंक्तियाँ दी गई हैं, इसके बारे में आप लिखिए। जो भी आपके मन में आता है वो लिखिए, क्योंकि जब आप लिख लेंगे फिर हम लोग इसके सही उत्तर का मिलान करेंगे। तो आप लिखिए कि क्या आपने समझा था इन पंक्तियों के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप लिख रहे हैं। तब तक हम लोग चलिए इसके सही उत्तर को भी देख लेते हैं। बच्चों, ये जो पीले अक्षर में उत्तर दिए गए हैं, उसको आप अपनी पुस्तिका में जो लिखे हैं आपने उनसे मिलाइए, और अगर नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए, क्योंकि बादलों का विशाल समूह आकाश में सागर की तरह फैला हुआ दिखता है। जैसे सागर में पानी होता है, वैसे ही बादलों में भी पानी भरा होता है। बिजली की चमक को सुनहरे स्वर्णिम पंखों के रूप में दर्शाया गया है, मानो बादल रूपी सागर में सुनहरे पंख वाली मछलियां तैर रही हों। बादलों की गड़गड़ाहट को नगाड़े के बजने से तुलना की गई है। यह ध्वनि प्रभाव को दर्शाता है जो बारिश के आगमन की घोषणा करता है। जब बादल गरजते हैं बच्चों, तो कैसा लगता है कि बारिश आ गई है। और बादल धरती की युवावस्था को जगा रहे हैं। यह दर्शाता है कि बारिश धरती को नया जीवन और ताजगी देती है। बच्चों, ये तो लिखा हुआ है, ये मैंने लिखा है, लेकिन आपने जो लिखा है अगर ये इससे मिलता जुलता है तो वो भी सही है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सामने लिखा है हूबहू उसकी हम नकल करें। आप अपने मन से भी उसके भाव को समझकर उसके अर्थ लिख सकते हैं, वो भी गलत नहीं होगा। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। नीले नैनो साया अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर, धरती की चिर प्यास बुझाई। फिर वही लाइन है बच्चों,
और उस लाइन को आपको अर्थ में लिखना है, उसके अर्थ को बताना है। तो आप अपने मन से, अपने अनुभव से आप लिखिए कि इस कविता में जो हमने पढ़ा था वो क्या आपको समझ में आया है। और उसके बाद हम लोग उत्तर को तो देखेंगे ही। चलिए अब उत्तर को भी देखते हैं। नीला आसमान नीली आँखों के समान और काले बादल उन नीली नीली आँखों की काली पुतली के समान है। मानो बादल धरती के दुखों से दुखी होकर वर्षा रूपी आंसू बहा रहा है। इस प्रकार धरती की प्यास बुझ जाती है। जब बारिश हो जाती है तो धरती की प्यास बुझ जाती है। ये पंक्तियाँ बारिश के आगमन के दृश्य को बहुत ही जीवंत तरीके से चित्रित करती है। आकाश में छाए बादल, चमकती बिजली और गरजते मेघ, ये सब मिलकर एक रोमांचक माहौल बनाते हैं। यह दृश्य न केवल आँखों को आनंद देता है बल्कि प्रकृति के नवीनीकरण का संकेत भी देता है। यानी कि सब कुछ हरा भरा नया नया सा दिखाई देने लगता है। तो बच्चों, आपने लिखा और देखिए आप अपने तरफ से भी कोशिश करते रहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों, आज आपने एक बहुत ही सुंदर बरसात की पहली बूंद पर आधारित कविता देखी, सुनी और पढ़ी भी। साथ ही आपने अभ्यास कार्य भी किए और बहुत सारे शब्दों के अर्थ भी जाने। बच्चों, क्या आपने इस कविता को याद किया है? अगर नहीं किया है तो आप इसे याद भी कीजिए और साथ साथ इसके भावार्थ को भी समझने का और लिखने का प्रयास कीजिए। बच्चों, आप भी इस तरह की कविता का सृजन कर सकते हैं। किसी पत्ते पर, किसी फूल पर, बारिश पर, किसी प्रकृति की हरियाली पर, खेतों पर छोटी छोटी सी 4-4 लाइन की कविता आप लिखने का प्रयास कीजिए। ये बहुत ही आनंददायी है। जब आप सृजन करते हैं तो आपको ये महसूस होगा कि आप भी एक कवि बन गए हैं, कवि बनते जा रहे हैं। बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, नई नई जानकारियों के साथ और बहुत सारी नई गतिविधि या नई नई चीज़ों के साथ। बच्चों, तब तक आप इन्हीं शब्दों के साथ पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, नए नए शब्द बनाइए और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।